तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का। ठीक। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 का पहला पेपर। देखिए, आप लोग 25 से 29 सेशन वाले हैं, पहला एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। ठीक। और आप लोग का अजीब फीलिंग होगा कि भाई सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे होता है। कुछ नहीं, सिंपल, पहले दिन जाइएगा। ठीक, पेपर पढ़ने से पहले जानिए, आधा घंटा पहले जाइएगा। 9 बजे एग्ज़ाम है तो 8:30 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाइए। जाके जैसे सेंटर खोजते हैं, सेंटर खोज लीजिएगा, अपना सीट में बैठ जाइएगा। आपको पेपर मिलेगा। पेपर में क्या करना है, आपको ओएमआर रहेगा सबसे ऊपर में, ओएमआर, उसमें आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर कोड, पेपर कोड, ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब भरना होता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब वहाँ पे फिल करना होता है ओएमआर में। वो सब फिल कीजिएगा अच्छे से। उसको फिल करने में आपको 15 मिनट टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले जाइए, वॉशरूम वगैरह घुस के वहाँ पे सब कुछ करके अपना सीट पे बैठ जाइए। आपको 10 से 15 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा, कॉपी दिया जाएगा। जैसे ही बेल बजेगा आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, फटाक से लिखना शुरू कीजिए। 5 मार्क्स वाले जो प्रश्न आएंगे उसका उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो खड़ा पन्ना है एक, ठीक है। तो ये खड़ा पन्ना का 5 मार्क्स के लिए केवल एक साइड लिखिए, बस इतना ही लिखिए। ठीक है, एक साइड ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके। तो केवल एक साइड लिख दीजिए, आपको एक खड़ा पन्ना। इस साइड नहीं लिखना है, इस साइड छोड़ देना है 5 मार्क्स के लिए। जिसकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है वो भी ना लिखें। शुरू दिन आपको देखिए कि आप कितना कर पाते हैं, बस इतना ही लिखिए 5 मार्क्स के लिए। इसके अलावा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 15 मार्क्स में कितना लिखना है, तो ये दोनों साइड, ए साइड भी, इस साइड भी, और दूसरा पेज का मतलब ये पन्ना जो है दोनों साइड दिखाएगा, ये साइड भी, ये साइड भी। ठीक, दोनों लिख लिए, एक खड़ा पन्ना का और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, बस इतना, 3 पेज। समझ रहे हैं? तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना ही लिखना है आपको 15 मार्क्स में। इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, आप पहले दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं, लिखने की स्पीड आपकी कम है। ठीक। आपको टोटल 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और 1 मार्क्स वाला जो रहेगा 5, 1 नंबर ही आएगा 5 गो। तो उसको जो है एकदम तुरंत 1 से 2 लाइन में आंसर करना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। समझ गए? ऐसा आपको आंसर करना है। अगर आप बोलिएगा मेरा लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तब आप जाके थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे का आधा पेज, उतना लिखिए। 15 मार्क्स के लिए 2 पेज में दे दीजिए, एक खड़ा पन्ना का इस साइड भी, इस साइड भी, और दूसरे का भी इस साइड, इस साइड, मतलब 2 खड़ा पन्ना, यानी कि 4 पेज। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो ठीक, अदरवाइज जो मैं बोला हूँ वही आपको फॉलो करना है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, सिलेबस को जानेंगे। और एक चीज़, आपको जितना भी सेमेस्टर 1 का आज पहला दिन है इसलिए मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। जितना भी आपका है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, सेक पेपर, एमडीसी पेपर, एईसी पेपर, भैक पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम का पेपर, ये सातों पेपर का आपको नोट्स मिलेगा। और जो कॉमन पेपर है, जैसे कि एईसी पेपर हिंदी, इंडियन नॉलेज सिस्टम पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, ठीक है, और एमडीसी पेपर, इस सब का आपको क्या मिलेगा, इस सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर सब का मिलेगा पीडीएफ। इवन सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का पीडीएफ मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। कहाँ पे? ज्ञान सागर ऐप में। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 60 रुपया में सभी सेमेस्टर एक्सेस कीजिएगा। 4 साल तक का फीस है, सिर्फ 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया है सही में, 4 साल का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, पढ़ते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, देखिए, हिस्ट्री मेजर पेपर 1, इसमें टॉपिक है हमारा सेमेस्टर 1, फ्रॉम अर्ली एज टू 6th BC, यानी कि समय के शुरुआत से 6ठी शताब्दी तक का इतिहास, मेजर पेपर 1। ठीक है। तो इसमें हमारे जो यूनिट है, इसमें पहला यूनिट है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को जानने का स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक। ये वीडियो काफ़ी लंबा है और मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास भी कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दूसरा है आपका फ्रॉम फूड गैदर्स टू प्रोड्यूसर्स, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टूल्स। ठीक है। तो ये जानिएगा कि प्राचीन काल में किस तरह से लोग खाना इकट्ठा करते थे, कहाँ पे रहते थे, किन किन औजार का प्रयोग क्या करते थे,
ठीक है। पत्थर का रहते थे ना, गुफाओं में पत्थर का औजार बनाते थे, ये सब पढ़ना है आपको। हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक पीरियड, ठीक, जिसमें ऋग्वेद से लेकर के और पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल तक का पढ़ना है आपको। पांचवा यूनिट है आपका क्या, तो ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट वैदिक पीरियड, ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक का इतिहास जानना है। पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग आंसर में जाएंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और उत्तर केवल हिंदी में। क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत क्या है, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए, इतिहास हम लोग कहाँ से जानते हैं, इतिहास जानने का ये मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी लॉन्ग आंसर टाइप में जाऊँगा उससे पहले ही, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप जानते हैं, इतिहास कहीं से भी जाने कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता में एगो सिंधु नदी थी, मतलब अभी भी है सिंधु नदी वहाँ से, और मोहनजोदड़ो वहाँ का क्या था, तो मोहनजोदड़ो वहाँ का राजधानी था, ठीक। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में जो लोग रहते थे वो जंगल में रहते थे, नंगे रहते थे, छाल बांधते थे, ठीक, जो जंतुओं को मार के पका के कच्चा खाते थे, ठीक है, नदियों के किनारे रहते रहते थे, ठीक। तो ऐसा हम लोगों ने जाना है। कहाँ से जाना है, हमने जाना है कि मुगल काल में ये इतने शासक में बाबर हुमायूं ये सब कहाँ से जानते हैं, ठीक। हमने ये जाना कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, ये सब कहाँ से जानते हैं, इसी को तो कहा गया है इतिहास जानने का स्रोत क्या है, किन स्रोतों से हमने इतिहास जानते हैं। तो देखिए, इतिहास जानने का 3 सोर्स है, मुख्यतः 3 है, हालांकि 4 भी बोला जा सकता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, क्या, साहित्यिक स्रोत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिटरेसी सोर्स, ठीक। अभी सुनिए पहले। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, याद नहीं आ रहा है, लिटरेसी सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा होता है मौखिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक, हाँ, इसको बोलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक को बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स या आर्कोलॉजिकल साइट, पुरातात्विक अवशेष, और तीसरा मौखिक स्रोत। तो पहला जो हम बताएं साहित्यिक स्रोत, ये साहित्यिक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत माने जब हम इतिहास को किसी किताब को पढ़ के जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने रामायण पढ़ा, ठीक, कामसूत्र पढ़ा, कामसूत्र समझते हैं ना, कामसूत्र भी लिखा गया है, तो रामायण पढ़ा, चाहे भगवत गीता पढ़ा, चाहे महाभारत पढ़ा, चाहे इंडिका पढ़ा, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था, विदेशी यात्रियों के विवरण, तो मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ लिए हैं, चाहे बाबरनामा को आपने पढ़ा, चाहे अकबरनामा को पढ़ा, ठीक है, चाहे आपने कोई इतिहास का किताब पढ़ा। तो जब हम किताब पढ़ के यानी कि ग्रंथ पढ़ के हम इतिहास जानते हैं तो उसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। पहला क्या था हमारा, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत कब जानते हैं, यदि हमें इतिहास की जानकारी किसी किताब के माध्यम से होती है तो उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहेंगे, ठीक है। तो जितने भी किताब हैं, रामायण महाभारत, ठीक है, अकबरनामा, बाबरनामा, इंडिका हो गया, और अल-बेरूनी के द्वारा जो किताब लिखे गए, किताब उल हिंद हो गया, अमिक्तमाल्यन, जितने भी किताब हैं, ठीक है, साउथ की किताब हैं, उन सब किताबों को क्या कहा जाता है, तो साहित्यिक स्रोत। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, ये क्या होता है, तो जब हम इतिहास की जानकारी, यदि हम इतिहास की जानकारी किसी पत्थर से, किसी खंडहर से, किसी सिक्के से, किसी बर्तन से, मतलब किसी भी औजार से अगर हमें या किसी भी वस्तु से हमें इतिहास की जानकारी होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक सिक्का देखा और सिक्का में देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था शासन ईस्वी, ठीक है, तो हमने वो इतिहास सिक्के से जाना कि ये इतिहास का है, ठीक। हमने एक पत्थर देखा, पत्थर को जांचा, ठीक, कार्बन 14 से, तो पता चला कि ये इतना साल पुराना था, ठीक। हमने मान लीजिए मेहरौली का लौह लोह स्तंभ देखा जो कि दिल्ली में है, तो वहाँ से पता चला कि ये मौर्य काल का था। हमने ताजमहल देखा, ताजमहल में जो लिखा हुआ है चित्र वगैरह, उससे हमने जाना कि यह जो है शाहजहां ने बनाया है, ठीक। तो जब हमें इतिहास की जानकारी किताब से नहीं बल्कि किसी खंडहर, अवशेष, पत्थर, सिक्का, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति, ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति मिला था पुरोहित का, तो जब हमें इन सभी चीज़ों से, किसी वस्तु से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। गॉट इट, आर्कोलॉजिकल सोर्स और लिटरेसी सोर्स। तीसरा बचता है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत क्या है, तो जब हमें इतिहास की जानकारी किसी लोगों के मुख से सुनने को मिलता है,
जैसे कि हमारे दादाजी का, मतलब हमारे जो दादाजी की माँ थे वो बोलते थे, ठीक है, कि अंग्रेज लोग आता था गोरा गोरा फॉल्टन में घोड़ा चढ़ के, ठीक है। तो वो इतिहास के बारे में हमको जानकारी बताएं किससे, मुंह से, ठीक है। तो वो जब इतिहास की जानकारी किसी के मुख से सुनी जाए तो उसको बोलते हैं मौखिक स्रोत। होता है ना कई बार कि वो उसको कहानी सुनाए, वो उसको कहानी सुनाए, वो उसको कहानी सुनाए, वो फिर वो हमारे पास आता है कहानी, या फिर वो परंपरा उसको बताया, फिर उसको बताया, फिर उसको वो आज हमारा वो परंपरा आज फिर हमको किसी ने बताया। तो ये जो हमें इतिहास का, ये भी इतिहास है, इसकी भी जानकारी जब हमें मुख से मिलती है, इतिहास की जानकारी किसी के मुँह जबानी से, तो उसको बोलते हैं मौखिक सोर्स, ठीक है, ओरल सोर्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो समझ गए, तीन गो स्रोत होता है इतिहास जानने का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आगे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। चलिए, तो इतिहास अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या है? तो इतिहास अध्ययन के प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, समझ गए, साहित्यिक स्रोत, समझ गए, ठीक है, और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये साहित्यिक स्रोत का ही भाग है, इसमें भी किताब ही आते हैं, और मौखिक स्रोत भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? तो भौतिक अवशेष जैसे कि भवन, औजार, मिट्टी के बर्तन, सिक्के आदि से जब हम इतिहास की जानकारी होती है तो पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला है उत्खनन क्या है? तो भूमि को वैज्ञानिक ढंग से खोदकर प्राचीन वस्तुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसको उत्खनन कहते हैं। इसलिए न बोला जाता है कि सड़प हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब और किसने किया? तो 1921 में किया था राय बहादुर शास्त्री और दयाराम साहनी ने मिलकर, ठीक है। इस तरह को उत्खनन कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख किसको कहते हैं? वही बर्तन वगैरह कुछ भी अगर इतिहास का वस्तु जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है तो उसको अभिलेख कहते हैं। उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अगर आप सिक्कों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसको न्यूमेमेटिक्स कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है हिंदी में, न्यूमेमेटिक्स, ठीक है, तो सॉरी न्यूमेमेटिक्स, यार इसको पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। भारत के बारे में विदेशी वातावरण किसने दिए? वातावरण नहीं यार, विवरण पढ़ो। ओ सॉरी, अब मुझे थोड़ा सा डिसलेक्सिया टाइप से है, कभी कभी मैं वर्ड्स को इधर उधर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो भारत के बारे में विदेशी विवरण किसने दिए? तो भारत के बारे में विदेशी विवरण यानी कि भारत कैसा है विदेशों में किसने बताया? तो ग्रीक ग्रीक के लोगों ने, यानी कि यूनान के लोगों ने, यूनान को ही ग्रीक बोलते हैं, यूनानियों ने, चीनी यात्रियों ने, ठीक है। चीनी यात्री का नाम है वेनसांग, एक है फाहियान। ये दो को चीनी यात्री बहुत ज़्यादा फेमस है जो भारत में आए थे, ठीक है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब यूनिट 2 से क्वेश्चन है, मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य के इतिहास को प्राचीन काल कहा जाता है, ठीक। पाषाण काल, पाषाण मतलब है पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर होता है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है पाषाण, ठीक है। संस्कृत में पत्थर को पाषाण कहते हैं। तो पाषाण युग मतलब पत्थरों का युग मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है। अब मैं यहाँ पे आपको प्राचीन इतिहास यूनिट 2 के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। यूनिट 1 वही तीन ही चीज़ पढ़ना है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यूनिट 2 पढ़ना है आपको इतिहास। तो देखिए, मानव इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत पहले शुरू हुआ, ठीक है। अफ्रीका के जंगलों में शुरू होता है, उतना हमें इतिहास नहीं जानना है, हमें जानना है भारत का। तो भारत में भी इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, पूरे के पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, ठीक, मेडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक इतिहास जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। यार आज माथा दर्द कर रहा है थोड़ा थोड़ा, जाते हैं देखते हैं, ठीक है। गैस के कारण ना कई बार माथा दर्द करने लगता है ना। तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, हमें इसमें जो पढ़ना है ये सेमेस्टर 1 में ये एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास इनको कहा जाता है अंधकार के युग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास जो है एंशियंट हिस्ट्री, इसमें क्या होता है, सबसे पहले मनुष्य ने जंगल में रहते थे, पत्ता पत्ता वगैरह पहनते थे ठंड के दिनों में, ठीक है। आज के जैसा फैशन वगैरह नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो मेकअप वगैरह कुछ नहीं था उस ज़माने में, खाने को मिल जाए वही बहुत। तो उस ज़माने में मनुष्य जो है सबसे पहले पत्थरों के बने घर में रहता था। एक था होमो सेपियंस मनुष्य,
वो मैं पूरा इतिहास बता रहा हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। होमोसेपियंस जो जंगलों में रहते थे, पेड़ की शाखाओं में रहते थे, वो बंदर से उत्पत्ति का इतिहास मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी में सबसे पहले सोवाल आया, सोवाल से सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। पूरे के पूरे विश्व में सबसे पहले सोवाल जीव आता है, सोवाल पैरामेसियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, काई वही, ठीक है। तो वो आता है सबसे पहले, उसके बाद सभी जीव बनते हैं, मनुष्य भी वही सोवाल का ही शुरुआत से बना है। फिर बंदर, बंदर से हम लोग चिंपांजी बने, चिंपांजी जो पेड़ों की शाखाओं में रहते थे, ठीक है, और पेड़ों में ही सोते थे। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का रूप हुआ, तो हमको मनुष्य से पढ़ना है, उतना हिस्ट्री नहीं जानना है, ठीक है, हालांकि आप इतिहास में लिख सकते हैं। तो मनुष्य जो है सबसे पहले शुरुआत होता है पाषाण काल। पाषाण काल का इतिहास मनुष्य के मतलब लिखित रूप में पढ़ना है, उससे पढ़ने के इतिहास को हम लोग लिखित रूप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाषाण काल में क्या होता है, इसको पाषाण काल कहा जाता है पत्थरों का युग। क्यों? क्योंकि उस समय में मनुष्य जो है पत्थरों के बने कंदराओं में रहते थे। कंदरा ये क्या होता है? कंदरा मतलब होता है गुफा, ठीक है, ये बड़ा सा हॉल रहेगा जमीन के अंदर, उसको कंदरा बोलते हैं। अगर जमीन के अंदर घर है, जमीन को खोद के अगर गुफा बनाया गया है, ठीक है, तो मतलब जमीन को खोद के अगर घर बनाया गया है तो उसको कंदरा बोलते हैं। मान लीजिए ये जमीन है, जमीन को खोदें और वहाँ के अंदर यदि घर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंदरा। और अगर ऊपर में घर है, पत्थरों का घर अगर जमीन के ऊपर में है तो उसको बोलते हैं गुफा। तो गुफा और कंदरा में अंतर समझ में आ गया। तो मनुष्य कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक, पत्थर से बने कंदरा और पत्थर से बने गुफाओं में रहते थे। पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए, पत्थर से आग जलाते थे, ठीक, मतलब मनुष्य का मैक्सिमम काम पत्थरों से ही होता था, ठीक। इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। क्या बोलिएगा? जब मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे जानवरों को मारने के लिए, पत्थरों से ही आग की उत्पत्ति होती थी बजाड़ के, ठीक है। तो उस समय के काल को क्या कहते हैं? पाषाण युग, ठीक है। पाषाण युग में मनुष्य का अधिकतम काम पत्थरों के कारण ही होता था, ठीक। एक दो पत्थर का अगर डिजाइन बना पाएंगे तो बना दीजिएगा। तो ये पाषाण काल हो गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल, एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक चौथा भी है जिसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें मनुष्य ने तांबे का खोज कर लिया था, ठीक है। तो जनरली 3 है, चौथा को भी आप लिख सकते हैं। पूरा पाषाण काल, ठीक, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये 4 को बता दीजिएगा। समझ गए? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है, एक शब्द में पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल जो है या पाषाण युग का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो सबसे पहला भाग कौन सा है? पूरा पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। नेक्स्ट आता है पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे? तो वे जो है शिकार करते थे और भोजन को संग्रह करते थे एक जगह, ठीक है। मध्य पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में तो मध्य पाषाण काल ही कहते हैं, बट इंग्लिश में ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मेसोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना और पशुपालन सीख लिया था, खेती करना सीख लिया था, पहिए का आविष्कार कर लिया और पशुओं को पालना भी सीख लिया था। किसमें? नव पाषाण काल। नियोलिथिक कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? नियोलिथिक, ठीक। नेक्स्ट अब आ जाता है चौथा है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको देखिए, तांबा को बोलते हैं कॉपर, तो कॉपर से ही बना है हमारा कैल्कोलिथिक एज, ठीक। वह काल जब तांबे और पत्थर दोनों का औजार यानी कि मनुष्य तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग करने लगा। अब आता है हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ, फिर चौथा यूनिट के बारे में बता दूंगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? 1921 में, ठीक है। किसने की? दयाराम साहनी ने। देखिए, चलिए अब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता हूँ, ठीक। देखिए, मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा पढ़ाऊँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। मेरा भी अभी क्वालिफाई नहीं हुए, एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है, मतलब लगा था लेकिन पूर्णतः गवर्नमेंट नहीं था, संविदा आधारित था, कॉन्ट्रैक्ट बेस, एनआईटी जमशेदपुर में,
कलर का, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया, उसे तोड़ दिया। तो अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और बीएड भी कर रहा हूँ, मेरा यूजी पीजी दोनों कंप्लीट है। आप लोग जानना चाहते होंगे भैया आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो भाई मैं मैट्रिक पास हूँ 2017 में, मैट्रिक पास हो, लेकिन एमए भी पास हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मेरा, ठीक। और साइड पेपर मेरा हिस्ट्री था शुरू से ही। और अभी बीएड मेरा अपियरिंग है, मतलब नेक्स्ट ईयर मेरा बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ, कोशिश तो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, बट बन जाऊँ अच्छा रहेगा, आप लोग को मैं ज़्यादा और अच्छे से कंटेंट दे पाऊँगा। चलिए, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे। और एक चीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आपको केवल पढ़ाने आ रहा हूँ, नहीं, मैं बकैती करता हूँ, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा बकैती करूँगा कि आपको काम दे देगा। तो क्लास 8 में एक किताब था, भारत की खोज, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू का उसमें फ़ोटो था, ठीक। उस किताब में पूरा का पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास बताया गया था से लेकर के वर्तमान तक का, ठीक। भारत की खोज, हालांकि उसको कोई पढ़ते नहीं थे हम लोग। तो भारत की खोज एक किताब है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, उस किताब में पूरा इतिहास बताया है। तो मैंने उसका किताब तो नहीं पढ़ा, बट उसका सीरियल बना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, भारत की खोज, वो सीरियल मैंने पूरा देखा और उससे मुझे जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा क्लियर कट नॉलेज मिला। तो अब मैं वही आपको बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। सभ्यता मतलब ऐसा जगह जहाँ पे लोग पूरी अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना सभ्यता बेबीलोन का सभ्यता है, चीन का सभ्यता है, मिस्र का सभ्यता है और भारत का सिंधु घाटी का सभ्यता है। इसका समय काल है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय काल है। ईस्वी पूर्व मैं बोल रहा हूँ, ईस्वी नहीं, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। यह सभ्यता भारत और पाकिस्तान वर्तमान दो देशों में फैला हुआ है, ठीक। मतलब अलग हो गया ना बाद में, तो आज़ादी के बाद तो अलग हो गया, जब खोजा गया था 1921 में, तब यह एक ही था, केवल भारत था, लेकिन वर्तमान समय में यह दो देशों में फैला हुआ है, ठीक। यह सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कांसे का बर्तन बहुत प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में, मतलब ये जो बड़ा का शहर था सिंधु घाटी की सभ्यता, तो यह शहर, इसकी राजधानी थी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ठीक। मोहनजोदाड़ो मुख्य राजधानी थी, हड़प्पा उप राजधानी थी, एक तरह से बोल सकते हैं। इनको जुड़वा शहर कहा जाता है और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये जो पूरा का पूरा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक, ये एक तरह से शहरी जीवन जी रहे थे। वहाँ के लोग पानी में, मतलब व्यापार के लिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। तो सिंधु नदी उस सभ्यता की मुख्य नदी थी। इसके अलावा रावी नदी भी है, रावी नदी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में भी, और बताया ना कि दो देशों में ये सभ्यता फैला हुआ है, ठीक। तो कुछ हिस्सा उसके भाग में है अभी और कुछ हिस्सा हमारे भाग में है। तो सिंधु नदी और रावी नदी इन दो सभ्यताओं की मुख्य नदियाँ थीं। यहाँ पे पहली जो स्थल को खोजा गया, कब खोजा गया? 1921 में। कहीं क्यों, कैसे खोजा गया भैया? अनपढ़े कैसे खोजे याद में? तो अंग्रेज लोग रेल बिछा रहा था भारत में 1921 में। तो रेल बिछाने के क्रम में क्या हुआ, पटरियों को बिछाया जाता है तो वहाँ पर खोदा जाता है थोड़ा सा, तो खोदा गया तो ईंटें निकली, और खोदा गया तो और ईंटें निकली, फिर धीरे धीरे बोले पूरा खोदो यार, तो पूरा खोदा गया तो पूरा का पूरा एक गांव, पूरा का पूरा शहर निकल गया। अब वहाँ पे देखा जा रहा है कि घर बना हुआ है, स्नानागार मतलब नहाने का घर बना हुआ है, बड़ा सा तालाब बना हुआ है, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। तब पता चला इतिहासकारों ने, अरे बेटा यहाँ तो आज से 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईस्वी पूर्व पहले, लगभग 5000 साल पहले यहाँ पे एक सभ्यता थी। तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता किसने नाम दिया? इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो खोजा गया पहला स्थल, सॉरी, सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, ठीक। और सिंधु नदी अगर देखा जाए तो गंगा नदी से भी बड़ी है। भारत और पाकिस्तान दो भागों में बढ़ जाता है यह नदी, इसलिए कारण ये छोटी हो जाती है, अदरवाइज ये गंगा नदी से भी बड़ी नदी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। इसको हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला स्थान खोजा गया वो था हड़प्पा, ठीक, इसलिए इसको हड़प्पा की भी सभ्यता कही जाती है।
1921 में दयाराम साहनी, राय बहादुर दूसरा व्यक्ति है, दयाराम साहनी दूसरे व्यक्ति हैं। तो दयाराम साहनी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने खोदा, ठीक, और फिर पता लगाया कि ये जो है कि इतिहास का हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। समझ गए। यहाँ के लोग व्यापार में क्या करते थे, आजीविका के लिए व्यापार करते थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवशेष मिले हैं विदेशों के, सिक्का का, मुद्रा का, ठीक। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे आजीविका के लिए। दूसरी बात, यहाँ के लोग घर जो है मिट्टी के ईंटों से बनाते थे और सीमेंट नहीं, वहाँ पे चूना का प्रयोग किया जाता था सीमेंट के स्थान पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ के लोग क्या थे, तो शाकाहार और मांसाहार दोनों थे। यहाँ के लोग दाढ़ी मूछ भी रखते थे। कैसे भैया, कैसे दाढ़ी मूछ रखते थे, आपको कैसे मालूम है? अरे भाई, वहाँ पे एगो मूर्ति मिला है, पुरोहित की मूर्ति, जिससे पुरोहित की मूर्ति में दाढ़ी बना हुआ है, तो इससे यही पता लगाया जाता है कि उस समय में लोग दाढ़ी मूछ रखा करते थे, ठीक। वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको ब्राह्मी लिपि कहा जा रहा है, लेकिन उसको अभी तक अच्छे से कोई पढ़ नहीं पाया है। कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेस नाम का एक इतिहासकार है जो इसको पढ़ने में पहली बार महारत हासिल की, बट अभी तक इसको कोई अच्छे से पढ़ नहीं पाया, ठीक। यहाँ के लोग पूजा करते थे ईश्वर की, प्रकृति की, लिंग की, योनि की। क्या बात करते हैं, सही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब देखिए, एक टीचर को जो है ना बहुत ओपनली होना पड़ता है। तो इन सब की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, चांद की पूजा करते थे, ठीक। चलिए, इतना ही इनफ है, अब बाकी आगे पढ़िएगा। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर क्या है? मोहनजोदाड़ो, जिसको इसकी राजधानी कही जाती है और मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत में प्रथम नगर किस सभ्यता से हुआ? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ। नगरीकरण मतलब शहरीकरण, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए, यहाँ के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, इस सब का प्रयोग करना जानते थे, लेकिन लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बताइए कि हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गया। हड़प्पा सभ्यता, जलवायु परिवर्तन हुआ, कोई बोलता है कि ब्रह्म राक्षस ने आक्रमण कर दिया, कोई बोलता है कि नदियों का मार्ग बदल गया, ठीक, तो कोई बोलता है कि बीमारी फैल गया, तो कोई बोलता है कि जल प्रलय हो गया पूरा का पूरा। तो अलग अलग भ्रांति है, एग्जैक्ट कारण कोई नहीं बता पाया है कि क्यों खत्म हो गया, लेकिन खत्म हो गया। कुल मिला के सभी कारण लिख दीजिए कि इन सभी कारणों से ही खत्म हो गया। देखिए, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो 25 मिनट में ही मैं एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन 25 मिनट में ब्रेक नहीं ले पाया, 30 मिनट में ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। चलिए, ब्रेक लेते हैं हम लोग एक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 मिनट का आपका क्या रहेगा, वीडियो को रोक के जाइए आप भी, मैं वीडियो को रोक के आता हूँ। इसमें आपको आंखों को रिलैक्स मिलता है, बार बार आधा घंटा से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए हम लोग को, 20 मिनट से 25 मिनट ही देखना चाहिए। 27-28 मिनट हो गया है, तो 5 मिनट आंखों को रिलैक्स दीजिए, माइंड को रिलैक्स दीजिए, जाइए वॉशरूम से आइए, पानी वानी पी के आइए। 5 मिनट वीडियो को रोक लीजिए आप भी, मैं भी जाता हूँ, रोक के आता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो अब मैं आपको वैदिक पीरियड का इतिहास बता देता हूँ और उत्तर वैदिक पीरियड का भी इतिहास बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको मज़ा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अच्छा, सच में नींद आ रहा था तो सोचेंगे नहीं, नींद जाएंगे, अगर सो जाएंगे ना तो फिर आप लोग का क्लास मिस हो जाएगा, इतना सारा बच्चा है, ठीक। तो चलिए, काम कर लेते हैं, एग्ज़ाम के बाद तो फिर आराम करना है। एग्ज़ाम जब नहीं रहता तो आराम ही करते हैं हम, नहीं आराम नहीं करते यार, काम करते हैं। चलिए, तो बात ये है कि वैदिक पीरियड में क्या हुआ। वैदिक पीरियड में क्या हुआ, खाओ पियो मस्त रहो। तो वैदिक पीरियड में 4 गो वेदों की रचना हुई। कौन कौन वेद भैया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना, और इसी में लिखा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सबको याद है, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सनातन रिलीजन तो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ, आई एम अ रिलीजियस पर्सन बट सर्वधर्म समभाव, ठीक है। मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, ईश्वर यीशु मसीह को भी मानता हूँ, सिख धर्म को भी मानता हूँ, ईसाई धर्म को भी मानता हूँ, ठीक है। बौद्ध धर्म को भी मानता हूँ, जैन धर्म को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। चलिए, और आपको भी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पे चलना चाहिए। तो ये हो गया
ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक। 1008 सूक्त है, 10 मंडल इसमें। नेक्स्ट आता है सामवेद, इससे संगीत की उत्पत्ति होती है। यजुर्वेद, ठीक है, इसमें जड़ी बूटी आता है। और अथर्ववेद, इसमें तंत्र विद्या का प्रयोग आता है। अब जब वैदिक पीरियड हो रहा था उस टाइम पे लोग जो है पशुपालन को मुख्यतः व्यवसाय के रूप में अपनाए थे। किसको? पशुपालन, जिसमें गाय, जिसके पास जितना ज़्यादा गाय वो उतना संपन्न व्यक्ति माना जाता था। वैदिक पीरियड में महिलाएं पुरुषों के बराबर रहती थी, महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ठीक है, ये इतना जान लिया। वैदिक पीरियड में ही बोला जाता है कि आर्य आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आर्य भारत में आए और वेदों की रचना की। वेदों की रचना किसने की कोई नहीं जानता है, लेकिन किए वैदिक पीरियड में ही हुआ। अब जैसे ही उत्तर वैदिक पीरियड आता है, मतलब वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद उत्तर वैदिक पीरियड आता है, तो शुरू होता है क्या? उस समय शुरू होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म और 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद क्या है पहले ये जानिए। जब प्राचीन काल में, ठीक है, ये प्राचीन इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा। प्राचीन इतिहास में क्या होता है कि ये जैसे अभी राज्य है ना भारत में, ठीक है, कितने राज्य हैं? चलिए देखते हैं, आपको मालूम है नहीं कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी बताइए कमेंट में। प्राचीन काल में 16 गो राज्य था। कितना? 16, 16, 10, 5, 15, 16। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। कितने, क्या कहा जाता था? महाजनपद। तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने? 16। जैसे एक दो का नाम बताइए भैया। आपने नाम सुना होगा, वज्र, चेदी, हस्तिनापुर, सुने हैं ना? हाँ। और गांधार, अवंती, ठीक है, मगध, वर्तमान बिहार और झारखंड मगध में आता था, ठीक है, कलिंग, ये सब क्या है? महाजनपद थे। आज हम लोग इसको राज्य बोलते हैं, प्राचीन काल में इसको महाजनपद कहा जाता था। तो 16 को महाजनपद था, मुझे 16 का नाम याद नहीं है भाई, ठीक है। तो ये महाजनपद थे। और उस टाइम पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी उदय हुआ। बौद्ध धर्म की स्थापना कौनों ने किया? गौतम बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का जो वृक्ष है बोध गया में, वहाँ पे बैठे, आसन ग्रहण किए और 12 वर्षों के पश्चात वे वहाँ पे बैठे थे। घूमने के बाद पूरा दुनिया घूमे 12 वर्ष तक, एक तरह से मतलब पूरे भारत घूमे और फिर जाके वहाँ पे बैठे और उनको एनलाइटमेंट हुआ, ठीक। अब मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन उनको वहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया बिहार में। और वो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो पीपल का वृक्ष था, तो उसको बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक। और इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म हालांकि बाद में जाके 3 भागों में बढ़ जाता है, ठीक, हीनयान, महायान और वज्रयान। अब आता है जैन धर्म। उसी टाइम पे जैन धर्म का भी उदय होता है, ठीक। जैन धर्म जो है इसकी स्थापना महावीर स्वामी ने की। हालांकि इसमें 24 को साधु होते हैं। जैन धर्म में साधुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम जो साधु थे उनका नाम था ऋषभ देव और 24वें साधु थे उनका नाम है महावीर स्वामी, ठीक। 23वें हैं पारसनाथ, जिनको झारखंड में जो पारसनाथ है गिरिडीह जिला में, मधुबन में, वहाँ पे पूरा का पूरा पर्वत ही पारसनाथ पर्वत नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो वो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है, तीर्थंकर। जैन धर्म में इसके मूल संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। फिर महावीर स्वामी जब माने जाते हैं, जैन धर्म में बोला गया है कि शाकाहार मतलब कि कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, अहिंसा का प्रयोग नहीं करना है, मतलब अहिंसा नहीं करना है, ठीक। और जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र का धारण करते हैं, दिगंबर जो वस्त्रों का त्याग कर दिए, वस्त्र ही धारण नहीं करते हैं। जैन धर्म में देखे होंगे नंगा बाबा होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए मोटा मोटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। अभी मैंने बताया पशुपालन, गाय पाला करते थे, ठीक है, गाय बैल। नेक्स्ट, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक समाज में परिवार का प्रमुख कौन होता था? तो गृहपति परिवार के प्रमुख कहलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो वैदिक काल में सभा और समिति ये राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य देवता कौन है? तो इंद्र को वैदिक धर्म का मुख्य देवता कहा जाता है। वरुण, ठीक, और क्या बोलते हैं, पवन, इन सबको देवता बनाया गया, अग्नि देवता। अब आता है उत्तर वैदिक पीरियड,
ठीक। पूछा गया है कि महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16। सबसे बड़ा महाजन पद था मगध, ठीक है, और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान नाम पटना है। पाटलिपुत्र वर्तमान नाम पटना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ठीक। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो दूसरी नगरीकरण की प्रक्रिया लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के प्रमुख नेता कौन थे? तो मक्कली गोसाल, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ यार कुछ कुछ चीज़ें। नेक्स्ट, गणराज्य राज्य किसे कहते हैं? तो गणराज्य राज्य, अंतिम क्वेश्चन है यही, इसके बाद और नहीं है। जहाँ शासन कई लोगों या सभा द्वारा चलाया जाता है उसको गणराज्य कहते हैं, ठीक है। गणराज्य मतलब एक तरह से ऐसा राज्य जो लोकतांत्रिक हो, ठीक है। जैसे कि भारत में भी शासन कई लोगों के द्वारा चलाया जाता है, कोई एक लीडर नहीं है भारत का। हालांकि प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, बट प्राइम मिनिस्टर भी एक्चुअल में लीडर नहीं है, ना राष्ट्रपति एक्चुअल में लीडर है, ना कोर्ट एक्चुअल लीडर है। शासन सबके हाथों में है। सांसद भी एक्चुअल लीडर नहीं है, सब मिलजुल के चलाते हैं। दक्षिण भारत के मेगालिथ किससे संबंधित है? तो प्राचीन कब्रों और समाधियों से। बोलिएगा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेगालिथ, देखिए मिट्टी के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थर गाड़े जाते हैं। मृत जो शव है उसके सामने अगर पत्थर गाड़ा गया है तो उसको मेगालिथ कहा जाता है, ठीक है। पहचान के लिए, और पत्थर के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और ये सब अंकित किया जाता था, डिटेल्स, तो इसी को मेगालिथ कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि दक्षिण भारत में जो मेगालिथ है यानी कि जो पत्थर गाड़े गए हैं किससे संबंधित है? तो प्राचीन कब्र और समाधियों से संबंधित है। समझ गए? हाँ। अब मैं आपको ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ओके। तो ये हमारा ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर लिखिएगा तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आएगा जोहार झारखंड पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। क्या क्या? एक फ़ोन नंबर और फुल नेम। तो अपना नाम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे फिर से क्लिक कीजिएगा। जब ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप आपका ओपन हो जाएगा, खुल गया ऐप। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आइएगा, ठीक। और यहाँ से आपको अब लेना है, देखिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा, आपको लेना है रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स। ये रांची यूनिवर्सिटी और NPU दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में है और ये रांची विश्वविद्यालय। ये 60 रुपया का है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन देगा, एक UPI का, एक QR का। UPI जो लोग फ़ोन पे गूगल पे कोई भी चलाते हैं, पेटीएम वगैरह भीम वगैरह, तो ये UPI पे क्लिक करेंगे। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो एक ऑप्शन होगा QR पे क्लिक करेंगे, QR जनरेट होगा। जो दोस्त आपका फ़ोन पे चलाता है उसको बोलिएगा QR स्कैन करके 60 रुपये पेमेंट करेगा तो आपका भी खुल जाएगा, ठीक है। बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आपका ये कोर्स दिखाएगा इस तरह से कि ये आपका फ्री हो गया 4 साल के लिए। दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए ये आपका फ्री सब कुछ, ठीक है। अब पेमेंट करने के बाद ये स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। सेमेस्टर 1 का देखना है 1 का देखिए, 2 का देखना है 2 का देखिए, 3 का देखना है 3 का देखिए, ठीक है। अभी सेमेस्टर 6 तक इसमें अपलोड किया गया है, 7 और 8 का बाद में कर देंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 का सभी पेपर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए सेमेस्टर 1 में क्लिक कीजिएगा तो जो भी देखना है आपको पेपर, वो पेपर देखने। देखिए यहाँ पे इतना 18 सब्जेक्ट का अपलोड किया गया है। कौन कौन सब्जेक्ट है ये भी देख लीजिए। BCom का है, इंग्लिश का है, हिंदी, हिस्ट्री। आपको तो हिस्ट्री से मतलब है, अगर कोई दोस्त हो तो उनको भी बोल दीजिएगा, एक बार देख लेगा और ले लेगा, ठीक है। और फिर आपको मान लीजिए कोई देखना है, हिस्ट्री का पेपर देखना है, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, मेजर पेपर जाने के बाद तो यहाँ पे ये PDF ओपन हो जाएगा। अगर PDF खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये नीचे में तीर का निशान दिखाई देगा। अगर आप इस तीर के निशान पे क्लिक कर देंगे ना तो आपका PDF फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ मैं दे रहा हूँ सिर्फ 60 रुपया में, हर एक पेपर का नोट्स, हर एक सेमेस्टर का नोट्स 4 साल तक।
और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं खरीदना नहीं चाहिए तो मत खरीदिए, फिर आपको दिक्कत होगा बाद में, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। किसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा? जो कॉमन सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्टों में क्वेश्चन पेपर नहीं दे पाऊंगा ना, तो समझा कीजिए बात को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक जगह आपको सब कुछ इकट्ठा मिल रहा है सिलेबस के साथ, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं महंगा है, तो फिर मैं और क्या ही बोलूँगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, ये सब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क्स का। तो इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताना है, मैंने बताया है। साहित्यिक स्रोत के बारे में बताना है, ठीक। देखिए अर्थशास्त्र वगैरह सब इसमें आता है। अभिलेख के बारे में बताना है और सिक्के के बारे में, पुरातात्विक स्रोत। विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बताना है, ठीक है, जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, इन सब ने जो किताब लिखा है। अब आता है पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, इसका महत्व क्या है और कितने प्रकार के होते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ना होगा। इसमें भवन और अवशेष, औजार और हथियार, मिट्टी के बर्तन आते हैं, सिक्के आते हैं, ठीक है। उत्खनन, जहाँ पे खोदा जाता है वैज्ञानिक तरीके से, वो उत्खनन आता है। तीसरा क्वेश्चन है साहित्यिक स्रोत के प्रकार और महत्व का वर्णन करें। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत। डिस्क्राइब द टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी सोर्स। तो इसमें बताना है कि धार्मिक साहित्य हो गए, जितने भी धार्मिक किताब हैं। लौकिक साहित्य जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, नाट्य काव्य हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है, इसमें बताया गया। नेक्स्ट अगला है अभिलेख और सिक्कों का इतिहास के अध्ययन में क्या महत्व है। ठीक है, अगर आप अभिलेख या सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो ये इतिहास में क्या महत्व रखता है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इपिग्राफी एंड न्यूमेमेटिक्स इन हिस्ट्री। तो यहाँ पे बताना है सिक्कों के बारे में, अभिलेख के बारे में, सिक्कों का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र जिसको इपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में। अगला आ जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी यात्री का विवरण कितना हमें जानने में हेल्पफुल करता है। ठीक है, महत्व वही है कि अगर आप इतिहास जानते हैं तो प्राचीन यात्रियों का किताब पढ़ते हैं, ठीक है, ये हमें भी हेल्पफुल करते हैं, तो इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब आता है यूनिट 2। ठीक है, मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप नहीं करा पाऊंगा, समझिए बात को। कराऊंगा तो फिर लगभग 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। अगला आ जाता है पाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। पाषाण काल, ठीक है, पत्थरों का युग मैंने बताया था। तो इसमें बताना है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले हुआ था, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक फैला रहा। इसमें भोजन प्राप्त करने की पद्धति, ठीक, औजारों का उपयोग जिसमें पत्थर के औजार थे, निवास स्थान, घूम घूम के जीते थे, फिर बाद में उन्होंने पत्थरों में रहने लगा। आग का ज्ञान हुआ इनको। सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। नेक्स्ट पूरा पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल की विशेषता के बारे में बताना है कि मध्य पाषाण काल सबसे पहले टाइम पीरियड 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व। जीवन शैली में परिवर्तन हुआ, छोटे औजारों को प्रयोग करना सीखे, भोजन के साधन इनको मिलने लगा और कला का इन्होंने विकास करना सीख लिया। गुफा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उन सब में रहने लगे। सामाजिक संगठन बनाने लगे, समुदाय बनाने लगे धीरे धीरे। पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण। अब आता है नवपाषाण। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो इसमें कृषि का विकास कैसे हुआ ये बताना है, पशुपालन कैसे होता है ये बताना है, अस्थायी निवास, औजारों का विकास, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और सामाजिक धार्मिक जीवन, इन सब के बारे में बताना है। नेक्स्ट आता है ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है ये बताना है। ठीक है, तो चौथा हो गया, 4 को भाग है ना। अगर पूछे केवल पाषाण काल के बारे में बताइए और इसके प्रकारों के बारे में बताइए तो आपको चारों के बारे में बताना है। ठीक है, जितना मन करे उतना लिख के भर दीजिएगा भाई, इतिहास से जुड़ा हुआ, खाली मत छोड़ के आइएगा बस। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ कैल्कोलिथिक एज। तो इसमें धातु का उपयोग किरण सीख गए, कृषि और पशुपालन, ग्राम व्यवस्था, व्यापार का विकास हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताना है। टेक्स्ट भोजन संग्राहक, ठीक, भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादन बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। ठीक है, भोजन को संग्रह कैसे करना है और इसका उत्पादन कैसे करना है ये सब बताना है इसमें। तो ये यूनिट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की परिस्थितियाँ, जैसे कि ठंडा के दिन में आग जलाते थे, ठीक, गर्मी के दिन में कंदराओं में रहते थे ज़मीन के अंदर, कृषि की शुरुआत, पशुपालन,
कुछ कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी होंगी, उसको आपको खुद से लिखना होगा सोच के, ठीक है। आप भी एक इतिहासकार हैं, सोचिएगा। अब आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। देखिए रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए आपको डील करना है, ओके। और इतना पढ़ लीजिएगा इस पेपर में, ये 57 पेज का पीडीएफ है, 57 पेज का। इसमें बताया गया है नगर योजना के बारे में, टाउन प्लानिंग कैसा था, भवन का निर्माण कैसे होता था, आर्थिक जीवन कैसा था, कला और शिल्प कला, सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास कैसे थे वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक और व्यापार जीवन के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करके अपना जीवन यापन करते थे, व्यापार कैसे करते थे। तो कृषि करते थे, पशुपालन और उद्योग और शिल्प, ठीक है, जैसे कि धातु के बर्तन वगैरह बनाते थे, आभूषण बनाते थे। व्यापार ये भारत के अंदर भी और विदेशी व्यापार भी करते थे। माप और तोल की प्रणाली के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के समाज, राजनीति और धार्मिक विश्वास का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द सोसाइटी, पॉलिटी एंड रिलीजियस बिलीफ ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन अत्यंत विकसित था। इस सभ्यता के लोग संगठित समाज में रहते थे। सामाजिक जीवन बताना है, पारिवारिक व्यवस्था बतानी है, राजनीतिक व्यवस्था बतानी है, फिर यहाँ पे धार्मिक विश्वास बताना है, और अंतिम संस्कार किस तरह से दफनाते थे, ठीक है। और मृतकों का टीला कहा जाता था, कब्र से वस्तु प्राप्त, ये सब आपको बताना है, ठीक है। मतलब कब्रों से जो वस्तुएं मिली हैं उनसे पता चलता है कि वे लोग जलाते भी थे और दफनाते भी थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन किया जाए, तो ये हड़प्पा सभ्यता में पतन किस तरह से होता है। तो कोई बोलता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई बोलता है नदियों का मार्ग बदल गया, तो कोई बोलता है कि बाढ़ आ गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, कोई आर्थिक कारण बोलता है, ठीक है। हर आदमी अलग अलग कारण बोलता है, कोई बोलता है बीमारी फैल गया। नेक्स्ट, भारत में प्रथम नगरीकरण की विशेषताओं के बारे में बताना है। प्रथम नगरीकरण मतलब हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता बोलिए चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए। तो सुव्यवस्थित नगर योजना थी, विकसित जल निकासी व्यवस्था थी, पक्की ईंटों के मकान थे, व्यापार और आर्थिक गतिविधियां थी, सामाजिक संगठन थे, सांस्कृतिक विकास हुआ इसी टाइम पे। अब आता है यूनिट 4, ठीक। यूनिट 4 जो है आपका वैदिक पीरियड, ठीक, वैदिक सभ्यता। तो इसमें आ जाता है वैदिक, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था का विस्तार से बताना है। इसमें देखिए वैदिक काल के बारे में बताया गया है, ठीक। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें पशुपालन, कृषि का विकास, व्यापार विनिमय, उद्योग और शिल्प, आर्थिक जीवन, इन सब के बारे में बताना है। नेक्स्ट, वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं का विस्तार से वर्णन करना है कि वैदिक काल में कौन कौन सी राजनीतिक संस्था थी, ये बताना है। इसमें राजा की भूमिका क्या थी, सभा और समिति की भूमिका क्या थी, ठीक, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। नेक्स्ट आता है वैदिक समाज की सामाजिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करें। इसमें पारिवारिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ठीक, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, विवाह और सामाजिक जीवन कैसा था। नेक्स्ट आता है वैदिक काल के धर्म और दर्शन का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। वैदिक काल में धर्म और दर्शन किस तरह से चलता था, इसमें प्रमुख देवता, यज्ञ और अनुष्ठान, ब्राह्मणों की भूमिका क्या थी, दर्शन का विकास कैसे हुआ, ओके। नेक्स्ट यूनिट 5, अगला आ जाता है यूनिट 5, अंतिम यूनिट है। महाजनपद के उदय और उनके राजनीतिक स्वरूप के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें महाजनपद 16 जो महाजनपद थे, प्रमुख महाजनपद को यहाँ पे जिसे नाम बताया गया, सबसे बड़ा महाजनपद है मगध, यह बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। कौशल, वत्स, अवंती प्रमुख थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था क्योंकि यह बिहार, झारखंड जंगली एरिया है, हाथी यहाँ पे मिलता था, तो हाथी सेना इनके पास बहुत ज़्यादा था, इस मार्ग से व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, ठीक। शासन व्यवस्था, राजतंत्र, राजा का शासन चलता था, कुछ कुछ में गणतंत्र भी था, यानी कि वो वर्तमान समय में जैसा चल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था वैसा भी था। प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उत्तर वैदिक काल में आर्थिक और सामाजिक विकास का वर्णन करना है कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक और सामाजिक विकास किस तरह से होता है। इसमें कृषि का विकास, व्यापार और उद्योग, सामाजिक परिवर्तन, नगरों का विकास, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, ओके।
नेक्स्ट, भारत में द्वितीय नगरीकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। तो द्वितीय नगरीकरण व्यवस्था में यहाँ पे बताना है महाजनपद के बारे में। प्रथम नगरीकरण हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता, और द्वितीय नगरीकरण महाजनपद का उदय, 16 महाजनपद। ठीक है, चलिए खत्म हो जाता है यहाँ पे आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओ शायद और एक क्वेश्चन होगा, ब्राह्मणवाद जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय के बारे में बताना है, इनका उदय कैसे होता है। तो ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, खत्म, इतना ही। ठीक है, तो देखिए ऐप को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपया दीजिए, दो नहीं यार एक बार, उसके बाद फ्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरा भी खर्चा है ना, समझ रहे हैं बात को। मैं टाइम दूंगा, 4 साल पढ़ाऊँगा तो 60 रुपया तो लूँगा, ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। फिर भी आपकी नहीं माने तो मत दीजिए, वीडियो देख के भी काम चला सकते हैं, सब क्वेश्चन तो मैं दिखाई देता हूँ। बाय, जोहार।